गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे सभी ऑनलाइन और स्टूडेंट्स को भी, जिसमें अभी अलकैफ, संगीता और मोनिशा, 3 लोग मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पानी पी लो। तो पढ़ना जरूरी है क्या रोज? ये नहीं लगता आपको आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल पूछा जा रहा है आपसे? आप तो ये मान के चल रहे होंगे फिर आज रफ्तार होगी और फिर कुछ चीजों को पढ़ के निकल देंगे यहां से आज हम। हैं? तो इधर आके बताओ मुझे क्या होता है इसमें। तुम आके समझाओ तो क्या कराना है फिर तो। नहीं, ये बात नहीं बोला वो। तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना, ठीक है। फिर सोमवीर बोला भैया इससे अच्छे से अच्छे की दोस्ती ना हो, मतलब है। हम लोग कल मुगल राजनीतिक घटनाक्रम पे बात कर रहे थे। अपने स्क्रीन पे शीतल और रागिनी और उमा शंकर, मुदित, प्रीति, सब लोग जुड़ गए हैं। प्रीति क्लास में है क्या कोई? हाँ, प्रीत है। हम लोग कल अकबर के बारे में एक सामान्य परिचय हो गया था, याद है ना सभी को? अकबर के बारे में एक सामान्य परिचय की कैसे फैक्चुअली पढ़ना है आपको। बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर। हमने कहा था आज अकबर पे थोड़ा आपको मैं एक बार एक कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी पिन डाउन करवा दूंगा, क्योंकि अकबर पे प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है, अकबर पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कल जब हम लोग अकबर पे बात कर रहे थे, आप सभी को याद होगा कि फिर से आज बोर्ड वाइट है भाई। अरे रुक यार, तुम लोग तो एकदम ठीक है। कल तुमने कुछ ऐसा क्लिक किया था, है ना? डिफॉल्ट सेटिंग, ठीक है। इस पे बैकग्राउंड पे आना था मैं। सेकेंड प्लस ऐपिंग कर, ठीक है। अच्छा कभी देखो क्या मुझे शर्माते हुए नहीं आता है तो भाई कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? हर बात हर चीज थोड़ी सभी को आता है, हर एक चीज सभी को थोड़ी आता है, ठीक है। तो अब ये मुझे कह रहे थे सर प्लस कर दो आप, ठीक है ना? हाँ। अच्छा प्लस से भी होता है ये ऑप्शन, ओके गुड। तो कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसा रखिएगा, हर बात सबको सब कुछ नहीं आता है लाइफ में, है ना? ठीक है, बट उसको लेके कभी घबराना नहीं है ना? ठीक है, सीखना है। हाँ, तुम कुछ कह रहे हो क्या? एक तो तुम्हारे शब्द ठीक से नहीं आ पा रहे हैं, पता है क्यों? तुम सो नहीं पाए हो, ठीक है ना? और जब सोते नहीं तो शब्दों में ना, जैसे नींद नहीं तो पूरा शब्द फंस रहे हैं इसके से एकदम, मतलब रुक ना, तुम्हारे शब्द ठीक से नहीं आ रहे हैं। मैं तो बस वेट कर रहा था चाय का, आपको क्या लगता है हमें, ठीक है ना? हाँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक बातों को मैं बता रहा था अकबर को लेकर के, है ना? कि कल जब हम लोग बात कर रहे थे अकबर के बारे में, है ना, तो उस संदर्भ में आपको याद होगा कि हमने कहा था अकबर का साम्राज्य विस्तार, चूंकि टॉपिक हम वही पढ़ रहे हैं हम, तो ये जितना जैसे गुजरात का क्षेत्र रहा या मालवा का क्षेत्र रहा या सिंध रहा, ये पूरा का पूरे पंजाब, काबुल, कंधार, है ना, इधर हम आ जाए पूरा कंप्लीट बंगाल की बात करें हम, यहाँ खानदेश की बात करें हम, अहमदनगर का कुछ इलाका, थोड़ा बहुत इलाका भी अकबर के पास था। हमने क्या देखा, अकबर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पे नियंत्रण स्थापित किया। लगभग आप लगा लीजिए 50 वर्षों का शासन तो रहा ही है उसका भी। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा। ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी तो लगा ही लिया था उसने भी, ठीक है। तो ये और तमाम अभियान, जैसे कब है राजस्थान के अभियान हैं, क्या उसकी नीति थी, शासक अधीनता मान ले, वो सब नॉर्मल बात है, कोई बहुत जटिल बात नहीं है, ना ही उसे बहुत ज्यादा मतलब आप उसको तवज्जो दीजिएगा, बस एक एक बार दो दो बार दिमाग में बैठा लीजिएगा।
थोड़ा मैप के थ्रू जब उसको आप ऐसे विजुअलाइज करते हैं तो चीजें आसान होती है, वरना एकदम से काला अक्षर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या मालवा किधर, ये गुजरात कहाँ था, ठीक है। पहले वालों को देखेंगे आप, हुमायूं मतलब अकबर के पिता और उसके दादा दोनों परेशान थे नियंत्रण बनाए रखने में, और यहां से चीजें बदल गई थी, है ना। तो इसी के ऊपर था। अकबर ने चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, सबको एक मजबूत बुनियाद अकबर ने दी। तो अकबर का काल पूरे मुगल काल में हम देखें तो एक बुनियाद का काल माना जाता है, आधार का काल माना जाता है। अकबर की गिनती मध्यकाल के और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासकों में होती है। तो ऐसा कोई शासक जो प्रायः अशोक, अकबर जो सबके जुबान पे रहते हैं, तो अकबर से संबंधित भी कुछ हम ऐसे 8-10 बातों को कॉपी में लिख लेते हैं, क्यों इसको महत्वपूर्ण शासक माना जाता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। देखिए आप, अकबर एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में, अकबर एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में, ठीक है। पहला पॉइंट लिखें कि अत्यंत ही विपरीत परिस्थितियों में, अत्यंत ही विपरीत परिस्थितियों में शासन की जिम्मेवारी उसके कंधों पर आई, कंधों पर आई। कंधों पर आई। देखिए, बैरम खां के संरक्षण में, बैरम खां के संरक्षण में प्रारंभिक चुनौतियों का सामना किया। चुनौतियों का सामना किया। अगला पॉइंट लिखें आप, अकबर ने लगभग 50 वर्षों के शासनकाल में विंध्य से उत्तर में न केवल भारत के प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा, बल्कि प्राकृतिक सीमा से बाहर भी साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि प्राकृतिक सीमा से बाहर भी साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार किया, लेकिन उसकी इच्छा सुदूर दक्षिण तक मुगलों के प्रभाव को स्थापित कर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने की थी। दक्षिण तक विस्तार कर एक राजनीतिक सूत्र में बांधने को थी। सूत्र में, धागे में बांधने को थी, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे उत्तर भारत में प्राकृतिक सीमा और काबुल कंधार यानी प्राकृतिक हिंदुकुश पर्वतमाला के बाहर, उसका विजन क्या था कि दक्षिण के राज्य भी उसकी अधीनता को मान ले और एक राजनीतिक शक्ति इस पूरे प्राकृतिक सीमा पे शासन करे। उसके लिए भी एफर्ट लगाया उसने, ठीक है। तो अकबर को राजनीतिक एकीकरण और जो एकीकृत भारत की सोच के लिए याद किया जाता है अकबर को। भाई एक राजनीतिक शक्ति के अधीन पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए, एक सत्ता के अधीन होना चाहिए।
भारत की प्राकृतिक सीमा है। प्राचीन काल से भारत में जब भी कोई शासक का उभार होता था तो उसका स्वप्न यही होता था कि इस पूरे सीमा भूभाग पे हम शासन, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में तो काबुल कंधार की तरफ भी चला गया वो। इस सोच के लिए अकबर को याद किया जाता है। अगला पॉइंट लिखें। लिखें कि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ एक रूप प्रशासनिक विभाजन कॉमा एक समान भू राजस्व कॉमा मनसबदारी जागीरदारी जैसी प्रशासनिक संस्थाएं इत्यादि के द्वारा प्रशासनिक एकरूपता स्थापित करने के लिए भी अकबर को याद किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये जो सारा कार्य उसने किया, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, वो शून्य के स्तर से, जीरो के स्तर से किया। ब्रैकेट में लिखेंगे सारा कार्य उसने शून्य, जीरो के स्तर से किया। ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। कभी आपको जब बात कहनी हो तो अकबर को विरासत में कोई मजबूत राज्य नहीं मिला। एक अभियान कर रहा था पेशावर की तरफ, जब उसका पिता जो है सीढ़ियों से गिरकर मर गया। वो 13 वर्ष कुछ महीने का बालक, आपसे भी छोटा, ठीक है, 13 वर्ष कुछ महीने का बालक, उन विपरीत परिस्थितियों में क्या होगा उसे नहीं पता। बट न केवल दिल्ली आगरा की सत्ता पे काबिज होता है, बल्कि देखते देखते पूरी प्राकृतिक सीमा को जीतता है, ठीक है, उत्तर भारत में, और दक्षिण की तरफ भी पहल करता है। उम्र एक होता है ना, उम्र के दबाव था, उम्र का दबाव नहीं होता। जिस तरह का वो जुझारू व्यक्ति था, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि तमिलनाडु तक ही अकबर जो है पहुंच चुका होता। यह सोच भारत में कि भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा जाए, आज भी हम उसी सोच से संचालित होते हैं। दौर अलग अलग है। मध्यकाल में उत्तर भारत में अकबर पहला शासक है जिसने प्रशासनिक विभाजन, एक व्यवस्थित प्रशासनिक विभाजन, ये केंद्र, ये प्रांत, ये स्थानीय शासन, पूरे साम्राज्य में एक जैसा रेवेन्यू सिस्टम, पूरे साम्राज्य में एक मनसबदारी जागीरदारी की बात करेंगे आपसे आज हम, मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था, यानी न केवल राजनीतिक एकीकरण बल्कि प्रशासनिक एकरूपता के लिए भी जाना जाता है। एक नए वंश, एक नए साम्राज्य को मजबूती प्रदान कर रहा, वो भी जीरो से। किसी को विरासत में बहुत कुछ मिलता है तो बात अलग हो जाती है। अकबर की जब भी प्रतिभा की तरह से अशोक को विरासत में एक मजबूत साम्राज्य मिला था, विशाल साम्राज्य, विरासत में उसे एक विशाल सेना मिली थी, एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा मिला था, एक रेवेन्यू सिस्टम, सब कुछ मिला था अशोक को। अकबर को हर चीज तैयार करना था जीरो से, कुछ भी इसको विरासत में, और वो भी एक विपरीत परिस्थितियों में, जब मुगलों पे ठप्पा था कि ये बाहरी हैं। अब भारत में रहने वाले इस्लामिक शासक ही मुगलों को बाहरी बता रहे हैं, भाई वो पहले से आके बस गए थे यहां पे। तो इन विपरीत चुनौतियों में अकबर ने जो खाका खींचा है, तो ये कारण है उसके साहस, उसकी योग्यता, उसके विजन के कारण अकबर को एक यूनिक शासक माना जाता है भारतीय इतिहास में। कोई भी प्रेरणा ले सकता है उससे। जैसे अशोक की हम लोग बात करते थे, वैसे अकबर। इस मामले में इसकी तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से हो सकती है, अशोक से नहीं। चंद्रगुप्त ने जीरो से एक साम्राज्य खड़ा किया था, कुछ भी नहीं था उसके पास। उस मामले में तो कम से कम अकबर के पास एटलीस्ट शासक का पुत्र तो था। चंद्रगुप्त तो किसी शासक का पुत्र भी नहीं था, याद है ना, एक मोर पालने वालों के मुखिया का पुत्र था वो।
कोई प्रशासनिक ढांचा उसके पास नहीं, कोई उस तरह का साम्राज्य नहीं, पूरे वंश को रिप्लेस करना था, जीरो से सेना उसे बनानी थी, बस हाँ उसके पास एक योग्य सलाहकार था। जो कहते हैं ना कि भाई सृष्टि का जो निर्माण और प्रलय जो है शिक्षा की गोद में पलती है ना, चाणक्य का जो एक डायलॉग है बराबर आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। तो उसके पास चाणक्य जैसा एक शिक्षक था, सलाहकार था, गुरु था, मार्गदर्शक था, प्रधानमंत्री था, जो तुलना की वजह बात होती है। अगला पॉइंट लिखें। देखिए अकबर ने साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि योग्यता के आधार पर प्रशासन में गैर इस्लामिक प्रजा को भी महत्व दिया, विशेषकर राजपूतों को। इस्लामिक प्रजा को महत्व दिया, विशेषकर राजपूतों को। ठीक, आगे लिखें आप। धार्मिक क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायी होने के बावजूद धार्मिक क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायी फॉलोवर्स होने के बावजूद उसने अन्य धर्म के विद्वानों को सम्मान दिया, विद्वानों को भी सम्मान दिया और अनुदान भी। सम्मान दिया और अनुदान भी, ग्रांट भी दिया उसने। आपको याद होगा एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिखवाया था आपको कल, ठीक है। तो ये अकबर का मतलब जो स्ट्रक्चर है धर्म को लेकर के, सबके बातचीत करना, सीखना, जानना, समय व्यतीत करना, जबकि वो धर्म का युग है, मतलब वो धर्म का युग है और धार्मिक कट्टरता का युग है। धर्म को एकदम अंधानुकरण में बल दिया जाता है उस दौर में। इस तरह का साहस करना युग से हट करके, ऐसा नहीं कि अकबर ने धर्म का इस्तेमाल ना किया, उसने भी धर्म का इस्तेमाल किया, कभी जिहाद का नारा दिया चित्तौड़ अभियान के दौरान, उसने भी, ठीक है। जो एक राजनेता सब करते हैं, आप प्रायः राजनेता धर्म का इस्तेमाल तो करते ही हैं। धर्म एक सामान्य जरिया होता है वोट पाने का, ठीक है, बट वो खुलेआम होता था, ठीक है ना। उस समय खुलेआम था क्योंकि वो युग उसका था, उसके अनुसार शासन करना था आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। सामाजिक क्षेत्र में भी अकबर ने सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया। सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह इत्यादि। आगे लिखें आप। स्थापत्य स्थापत्य चित्रकला एवं संगीत के व्यापक विकास में भी अकबर का योगदान देख सकते हैं।
व्यापक विकास में भी अकबर का योगदान देख सकते हैं। ये वाला सब टॉपिक अभी आगे पढ़ने वाले, तो ऑटोमेटिक वहां देखेंगे अकबर का क्या क्या योगदान था, वहां से एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। लिखें, न केवल कला के क्षेत्र में, न केवल कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय भी दिखा। विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय भी दिखा। हम देखेंगे स्थापत्य में, चित्रकला में, संगीत में अलग अलग संस्कृतियों का व्यापक समन्वय करेगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। अकबर ने दरबारी इतिहास लेखन की शुरुआत की, सरकारी इतिहास लेखन की शुरुआत की। फारसी साहित्य के साथ साथ अन्य भाषाओं के विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। अन्य भाषाओं के विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। को भी संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, भाषाओं के विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। इसे में लिखें, बड़ी संख्या में संस्कृत के पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया, जिससे आम लोगों के स्तर पर एक दूसरे की संस्कृति को बेहतर तरीके से समझा जा सके। एक दूसरे की संस्कृति को बेहतर तरीके से समझा जा सके। ये सभी पढ़ना है आपको अभी आगे, है ना? ठीक, महाभारत, रामायण, ऐसे बहुत सारे आप देखोगे, गीता, और ठीक है पंचतंत्र, बहुत सारी किताबों का, राज तरंगिणी, सबका फारसी में अनुवाद। एक शासक को भी आइडिया लगे कि भाई जो यहाँ का समाज है उसकी सोच क्या रही, जैसे अंग्रेजों ने किया था। दूसरा, अकबर कहता था कि इससे क्या होगा कि लोग पढ़ेंगे, समझेंगे एक दूसरे को। मतलब ये तब कर रहा है इतना सारा काम जब वो अनपढ़ है। ठीक है, जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तब वो ये काम कर रहा है। और आप देखोगे तो इतने सारे फील्ड में काम कर रहा है। ये बताता है कि किस तरह से बहुमुखी प्रतिभा का वह धनी या साहसी व्यक्ति था या कर्मठ व्यक्ति था। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इस बात का। तो अकबर के बारे में एक बेसिक समरी आपको हमने बता दी। कभी चर्चा हो कि अकबर का योगदान किस क्षेत्र में है, क्यों उसको महान, जैसा सवाल तो नहीं आएंगे कभी। इतिहास में ऐसे वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं जल्दी, मतलब महान किसी को, बट स्टिल क्यों प्रमुख शासक में उसकी गिनती होती है ना? तुलनात्मक रूप से कोई सवाल नहीं आएगा। बट अकबर की नीतियों से एक प्रशासक क्या सीख सकता है, या कोई एक ऐसा शासक जिसकी नीतियां आपको प्रभावित करती हो, कभी कोई सवाल ऐसा आ जाए, मान लो पेपर 4 में ही, तो आपके पास अशोक और अकबर दोनों के विकल्प हैं, दोनों के पॉइंट्स मौजूद हैं। किसी को भी आप ऑप्ट करके अपनी बातों को आप, ठीक है, कोई एक ऐसा व्यक्तित्व पूछे, उसमें भी अशोक अकबर है, वरना मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे व्यक्तित्व आपने देखे हैं, बहुत सारे सुधारक हैं, आप कबीर हैं, गुरु नानक हैं, किसी की बातें आपको
बुद्ध हैं आप, ऐसा नहीं कि मतलब शासक को ही लेना है हमें। इतिहास का कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसका आप पे विशेष प्रभाव हो, ठीक है, कभी आपसे ऐसा ही सवाल पूछ ले, हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू 20 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू है, बस देखने के लिए अच्छा तुम ही हो जो पास करके आए हो मेंस। 5 लोग बैठ के देखते हैं। मेंस बहुत डिटेल इंटरव्यू है आपका। थर्म वगैरह पे कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे सिचुएशन पे, बस जहां आपके थॉट्स बाहर आ जाते हैं। कभी कभी एकदम ड्रास्टिकली नंबर नीचे जाता है तो कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया जिसके कारण पनिश तो एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मेंस आपका डिटेल इंटरव्यू है। प्रबंधन क्षमता और विस्तार से साक्षात्कार होता है मेंस में। प्रारंभिक परीक्षा प्रबंधन क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता। पीटी का जो एग्जाम है, कभी आप सोचिएगा, मैनेजमेंट और डिसीजन हर समय दोधारी तलवार पे, एकदम छन छन, सही गलत सही गलत, आप इसी में कैसे क्लोज पहुंचेंगे, आप इसी में चलेंगे। आप मीन्स में सही गलत से ऊपर उठ जाएंगे आप, वो निर्णय क्या, बस आपको लिखना है। और बड़े पैमाने पे प्रबंधन, ऑर्गेनाइज कैसे हैं आप, और आपके थॉट्स को जानने का जरिया है, आपके व्यक्तित्व को जानने का जरिया है। इसलिए मैं जो समझता हूं यूपीएससी को, उसमें हमेशा मानता हूं कि मुख्य परीक्षा एक प्रकार का बहुत विस्तार से आपके प्रबंधन कला और आपकी सोच का साक्षात्कार होता है। चारों पेपर को जब मिला के देखेंगे, इंटरव्यू उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक ठीक आया है नहीं आया है, ये मतलब जरा देख लें एकदम से उसको, ठीक है ना। 20-25 मिनट आपसे बात की जाती है इंटरव्यू के अंदर, और आप भी धीरे धीरे जब आप देंगे पीटी और मेंस तो आप सहमत हो जाएंगे इस बात से। प्रारंभिक परीक्षा में हर समय निर्णय ही तो लेना, क्या करें इसमें, अब प्रबंधन कला और निर्णय लेना, तो डिसीजन लेने की एबिलिटी भी आपकी इसमें खूब, ठीक है। जितने तनाव पीटी के एग्जाम में झेलेंगे ना, उससे ज्यादा तनाव कभी कलेक्टर के रूप में नहीं झेलने वाले हैं आप ये बात भी कभी नोट कर लीजिएगा। जीवन आएगा, आप याद रखिए अपने पीटी वाले दिन को, एग्जामिनेशन हॉल के पहले और एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या बीतती है, उससे ज्यादा तनाव जीवन में कभी नहीं आने वाला है, सार्वजनिक जीवन में। तो पता ही नहीं चलता है ना कब हमारा व्यक्तित्व निखर रहा होता है, सफर कहां से शुरू होता है और देखते देखते आप एक मजबूत व्यक्तित्व के धनी, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग पार्ट है। कभी लगता है ऐसा सिलेबस क्यों, ऐसे एग्जाम क्यों होता है, अरे आप केवल अपने बदलावों को नोटिस करें तो देखेंगे आप बहुत सारे बदलाव से गुजरते हैं पूरी तैयारी। अकबर के बाद आते हैं हम लोग इनके बड़े प्रिय पुत्र जहांगीर पे। लिखें आप जरा, अच्छा कभी कभी हम जैसे इतिहास के कभी कभी कुछ शिक्षक है, मुझे याद है, अलग अलग राज्यों में पढ़ाते हुए हमने देखा है, सुना भी है थोड़ा बहुत। जैसे वो जहांगीर पे आएंगे तो 2-3 घंटे वो सलीम और अनारकली पे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात, रतन सिंह की बात होगी तो पद्मावत रानी पद्मिनी पे चर्चा होती है ना। सहयोगिता पे बात तो इतने मतलब जोर शोर से, मतलब राजस्थान में तो पृथ्वीराज सहयोग टीचर एक बार क्लास में शुरू हो गया। राणा प्रताप के चेतक पे बात होगी तो चेतक पे बात चलेगी घंटों। अब इतिहास के वो वाले पहलू भी हैं, ठीक है ना। सलीम अनारकली के भी किस्से हैं। एक मुगले आजम पिक्चर हमने भी देखी है, कई बार देखी है और उसमें अभी भी याद है। हाँ? तो आप कंपिटिटिव एग्जाम में आप हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड रहिए, ठीक है ना। मतलब माहौल से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कौन सा चुनाव जीतना है, ठीक है। सब माहौल बिगड़ जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट जब एग्जाम में देखता है कि हमने जो पढ़ा तो कितनी यूटिलिटी थी इसकी, धीरे धीरे फिर वो पास ऑन होते चलता चला जाता है। तो संस्था हो या शिक्षक हो, उनके हाथ में है उनकी प्रतिष्ठा और इज्जत, ठीक है। बाद में आपको लोग कैसे याद रखें ये आपके हाथ में है। सामने तो कोई चाहे जितना आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, बट बाद में आपको कैसे कोई याद रखेगा। आप जिस मकसद से लोग जुड़ते हैं उसी मकसद पे रहना चाहिए, मतलब अच्छी बात है। बट मैंने खुद सुना है, एक बार 1-1.25 घंटे क्लास चल रही थी, ठीक है ना, और जितने मतलब बहुत प्यार से छोटी छोटी बातों को बता रहे थे अनारकली के बारे में, ठीक है।
तो मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगा तो शिक्षा के बारे में कि उस सलीम की बात नहीं कर रही है, अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता नहीं सकता हूँ जिस तरह से क्लास में वो रस लेकर पढ़ा रहे थे वो, ठीक है। इतना बढ़िया नैरेट तो कोई अपने जीवन पे ही कर सकता है। सलीम की आत्मा कैसे आ जाएगी उनके अंदर, ठीक है। तो बड़ी मिन्नत के बाद जहांगीर का जन्म हुआ था, बहुत पूजा पाठ, मतलब यहां वहां अकबर ने, कहा जाता है नंगे पांव कई मील तक उस यात्रा करके सलीम सॉरी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया था अकबर। वैसे ही मतलब फतेहपुर सीकरी पे वहां एक सूफी संत रहते थे सलीम, उनकी बड़ी सेवा करता था अकबर, बड़ा सम्मान करता था। तो कहा जाता बहुत, तो चूंकि शेख सलीम चिश्ती थे तो अकबर बहुत प्यार से सलीम को शेखू बाबा कहता था, ठीक है, और उनके नाम पे ही सलीम नाम रखा गया था। अकबर की एक खास बात थी कि उस समय मतलब दुनिया की शक्ति की बात की जाए तो चार पांच बड़ी शक्ति थी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। अकबर ने उस समय मुगल साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। लेकिन प्रशासन के परिवार अलग और प्रशासन काम अलग, वो बहुत बखूबी था। कभी भी उस तरह से लाड प्यार अपनी जगह पे और परवरिश जहांगीर को जी थी उसने एकदम एक प्रशासक के तौर पे कैसे इसे प्रशिक्षित करना है, क्योंकि अकबर को तो प्रकृति ने ट्रेन कर दिया था। जिसे हम संघर्ष करते हैं बेसिकली वही जीवन के अनुभव हैं, वही प्रशिक्षण है। तो अकबर ने तो प्रकृति ने ट्रेन कर दिया था, बट सलीम को उसने प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी। खूब किस्से मिलते भी हैं किताबों में अनारकली वगैरह को लेकर, बट एक योग्य प्रशासक के रूप में उसने उभरा था। बट लास्ट तक आते आते उसको लगता था कि भाई अब पिता का जीवन काल लंबा था, उस समय तो रिटायरमेंट तो होता नहीं था, ठीक है भैया तुम रिटायर कर जाओ मेरा टाइम आ गया, ऐसा होता नहीं था। तो धीरे धीरे उसकी उम्र भी होती गई, उसको लगता था मैं कब शासक बनूंगा, कब शासक बनूंगा। लास्ट में तंग आकर के उसने पिता के विरुद्ध आवाज ही उठा दी थी उसने। बीमार रह भी रहता, थोड़ा सदमे भी रहने लगा, हर कोई रहता है, और जैसे कि इंसान की तरह होता है अकबर की वैसे प्राकृतिक मौत होगी बीमारी से। सलीम को दायित्व तो मिला, सत्ता में आने के बाद इसने 12 आदेश जारी किए। इसमें एक दो अच्छे आदेश थे, जैसे पर्टिकुलर दिन मादक द्रव्यों की बिक्री नहीं होगी या निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था होगी, ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ, अभी हम पढ़ देंगे उसको हम एक बार। तो ये तक तो ठीक था, इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं था। शासन की जहां तक बात की जाए तो साम्राज्य विस्तार में राजस्थान में उसने मेवाड़, जिसने कभी भी अकबर की अधीनता नहीं मानी, जहांगीर की अधीनता को मेवाड़ के शासक ने स्वीकार कर लिया। एक उसकी छोटी सी या बड़ी उपलब्धि कह लीजिए आप। दक्षिण भारत में वो चाहकर भी अहमदनगर को जीत नहीं पाया, उसने कई बार अटेम्प्ट लिए। उस समय अहमदनगर का एक मंत्री हुआ करता था मलिक अंबर, उसने जहांगीर को बहुत कबड्डी खिलाई, ठीक है। तो यहां पे भी सफलता नहीं मिल पाई, तो साम्राज्य विस्तार में कोई बड़ी उपलब्धि उसकी रही नहीं। जब वो गद्दी पर बैठा था तो शादी चूंकि हो जाती थी पहले ही, तो उसका बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया तो खुसरो। तो जब वो बैठी तो पिता भी बैठा नहीं कि बेटा ने विद्रोह कर दिया कि नहीं बादशाह मैं बनूंगा, ठीक है। खैर उसका सख्ती से दमन कर दिया गया। उसी क्रम में कहा जाता है गुरु अर्जुन देव जो पांचवें गुरु थे, उन्होंने खुसरो को आशीर्वाद दिया था, ठीक है। और जहांगीर इस बात से खफा था, जहांगीर ने उनको मृत्युदंड दिया, और यहां से सिखों और मुगलों के बीच तनाव की कहानी शुरू हो जाती है। जहांगीर के समय ही हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत, या आगे पढ़ेंगे अभी, कि ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी भारत आई थी जहांगीर के काल में ही। मतलब आ तो मतलब गठन तो वह हो गया था, बट 1608 जहांगीर का ही काल है जब सूरत में कारखाना खोलने की उसे अनुमति दी गई थी, वो जहांगीर का ही काल था। और राजनीतिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, हाँ शासन का पूरा दायित्व कहा जाता है नूरजहां और उसके और कुछ करीबियों पर था। नूरजहां गुट का नाम याद रखना पड़ता है कि भाई उनकी प्रभावी भूमिका थी नूरजहां की, ठीक है। और उसमें नूरजहां के पिता, नूरजहां के भाई, और जहांगीर का एक पुत्र था शाहजहां, जिसे खुर्रम उसका नाम था शुरुआती दौर में। इस गुट ने शासन को एक तरह से हाईजेक कर रखा था। जब नूरजहां को रियलाइज हो गया कि खुर्रम जो है उसके नियंत्रण के बाहर चला जाएगा, तो जहांगीर के दूसरे बेटे को उसने महत्व देना शुरू कर दिया था। जहांगीर की भी कई शादियां हुई थी, ठीक है, तो अलग अलग वाइफ से जो अलग अलग बच्चे थे उसमें, ठीक है, शहरयार को उसने
महत्व देना शुरू कर दिया। तो ये सब छोटा सा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है पॉलिटिकली। और आपने बताया, आप अभी पढ़ेंगे, हम लोग चित्रकला में बहुत रुचि थी, स्थापत्य में उतना नहीं। चित्रकला में बहुत ज्यादा रुचि थी, इसके बहुत टाइम घूमने में, चित्रकला में, बागों में, ठीक है ना। तो ये सब देख के लगता है कि हाँ, अनारकली के जो किस्से हैं इसके समय वो ठीक रहे होंगे, मतलब जो इसकी रुचि थी। आइए नोट्स में देख लीजिए जरा एक बार आप, पेज नंबर 3 पे जहांगीर। पूरा नाम तो चलिए कुछ याद रहे ना रहे, जहांगीर याद रखिएगा, 1605 से 1627। शिक्षक का नाम याद रहे, ध्यान रखिएगा। एक इनकी जो माँ है वो राजपूत महिला थी, ठीक है। जहांगीर की माँ, रुक जाओ अभी छोड़ दो, नहीं मत पूछना वो सब जोधाबाई वगैरह के बारे में, ठीक है ना। शिक्षक है इनके अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। बैरम खां के पुत्र थे ये, वही रहीम है, ठीक है। जब पढ़ते होंगे आप लोग साहित्य वगैरह में, आप में से कोई, तो ये वही रहीम है, बहुत बड़े विद्वान है, खाने खाना जो है। और 12 आदेश जारी करता है जिसमें मादक द्रव्यों की बिक्री पर रोक, ठीक है। इसमें देखेंगे अस्पतालों का निर्माण, चिकित्सकों की नियुक्ति, कैदियों को क्षमादान इत्यादि। बाकी पशु हत्या पर रोक था, उसको छोड़ दीजिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अस्पतालों का निर्माण, चिकित्सकों की नियुक्ति, कैदियों को क्षमादान इत्यादि। 1605 में मेवाड़ मुगल संधि हो गई थी, ठीक। 1620 में कश्मीर अभियान पे भी गया था। दक्षिण में अकबर की तरह सीमित विस्तार की नीति, मलिक अंबर अहमदनगर के बड़ा भूभाग मुगलों के नियंत्रण से बाहर रहा, मलिक अंबर कभी कंट्रोल में नहीं आया। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल, मतलब भू राजस्व का विशेषज्ञ, टोडरमल को भू राजस्व का विशेषज्ञ माना जाता है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापा मार युद्ध शैली का जनक माना जाता है। जो शिवाजी थे और कई सारे पेशवा थे, है ना, छापा मार युद्ध शैली का दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाने वाला माना जाता है मलिक अंबर को। शाहजहां के नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, बाध्य होकर अहमदनगर में संधि की तथा एक बड़ा भूभाग मुगलों को दिया था इसने, मलिक अंबर ने, बट पूरी तरह से अधीनता नहीं मानी थी। जैसे महमूद गवाह है ना बहमनी में, हमने बताया था, वैसे मलिक अंबर का नाम आपको ध्यान रखना है। जहांगीर के वैवाहिक संबंध में अलग अलग संबंधों को लेकर इसको छोड़ दीजिएगा, कट कर दीजिए इसको, आप इसमें नहीं उलझना, आपको कट मार दीजिएगा। नूरजहां, ठीक, इनका मूल नाम मेहरुनिसा था, जहांगीर ने इन्हें नूरजहां और नूर महल, महल के पूरी नूर तो उपाधि दिया जाता था, जहां यानी पूरे संसार की नूर है वो, खूबसूरती के हिसाब से, तो नूरजहां, नूर महल। आप भी अपने जीवन में कभी किसी को जब जीवन में वो वक्त है तो आप भी दे दीजिएगा उपाधि, ठीक है। जब आप बादशाह बनेंगे अपने मतलब मिजाज के, ठीक है ना, अब तो वो दौर रहा नहीं, तो आप भी उपाधि दे दीजिएगा। बादशाह बेगम, ये इसलिए उपाधि की बहुत सारी बेगम होती थी, ये वाला काम मत करिएगा आप। सलाखों के पीछे रहेंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे फिर, है ना। बादशाह बेगम, चूंकि बहुत सारी बेगम थी तो उसमें एक को मतलब सर्वोच्च सम्मान, तो बादशाह बेगम की उपाधि, है ना। संगीत और फैशन में इनकी रुचि थी नूरजहां की, ठीक है। दयालु थी, अनाथों का खर्च वहन करती थी, पैसा होगा तो कर ही लेगा लोग, ठीक है। जहांगीर के समय सिक्कों पर इनका नाम भी रहता था। तो जहांगीर कहता था भाई देखो, नूरजहां के हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर है, ये वाला काम भी मत करिएगा, ठीक है। मतलब देख लीजिएगा कितना करना है कितना नहीं करना है, सम्मान दीजिएगा, बट ये वाला काम भी मत करिएगा, है ना। सब अपने अपने हस्ताक्षर करे जीवन में तो ज्यादा ठीक रहता है। तो नूरजहां के हस्ताक्षर से मेरे हस्ताक्षर है। हमने बताया था नूरजहां गुट काफी हावी था, प्रभावी था। गुट में कौन थे? नूरजहां तो खुद एक हो गई, गयास बेग उनके पिता हो गए, आशफ खां उनके भाई हो गए, खुर्रम, असमत बेगम उनकी मां हो गई। माना जाता है कि इत्र बनाने की कला का आविष्कार असमत बेगम ने किया था मुगल काल में, ठीक है। ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है अच्छी किताबों में ही। इसके समय एक विद्रोह हुआ था, पहला विद्रोह देखो खुसरो का विद्रोह, इसका बेटा है 1606 में। बाकी विद्रोह आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्लियर ना। जहांगीर पे इससे ज्यादा, पारिवारिक संबंधों पे ज्यादा कभी भी सिर मत खपाइएगा,
उसका एग्जाम से रिलेशन दूर दूर तक नहीं होने वाला है। हाँ, सिजल ने लिखा है कल का पीडीएफ नहीं मिला है। मुझे अभी सुबह सुबह ध्यान है कि मैंने अपलोड नहीं करवा पाया था, मुझे वो बताना पड़ेगा। मैं भी क्लास एंड होते या ब्रेक में ही अपलोड के लिए मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा। हो जाना चाहिए, आया हो कभी है। तो जहांगीर के बारे में बहुत मिनिमम बातें हो गई पॉलिटिकली, कब से कब शासन रहा, कुछ आदेश जारी किया, साम्राज्य विस्तार में कुछ था नहीं। जो है सो नूरजहां और नूरजहां का गुट है। ठीक है, नूरजहां, नूर महल, है ना। शाहजहां 1627 से 1658। ठीक, अहमदनगर का पूरी तरह से विकेट निकल गया। ये जो था आपका अहमदनगर, 1633 में मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया। तो जो काम अकबर नहीं कर पाया, जो काम जहांगीर नहीं कर पाया, वो काम शाहजहां ने दक्षिण भारत में कर दिया। ध्यान रहेगा सभी को। 1636 में बीजापुर एवं गोलकुंडा से संधि की। इसने मुगलों की अधीनता स्वीकारी और नियमित कर देने का वादा किया। आपको याद होगा, ये बीजापुर और ये गोलकुंडा, इसने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अधीनता ही तो स्वीकार कराया था चारों राज्यों से। कब्जा नहीं किया शाहजहां ने, बट एक तरह से आप कह सकते हो कि अप्रत्यक्ष प्रभाव ले लिया जाए तो अब मुगलों का सुदूर दक्षिण तक हो गया था शाहजहां के काल में। ठीक, 1636 में इसने कंधार पर नियंत्रण किया। कंधार इसके हाथ से निकल गया था। ये जो कंधार यहां नजदीक में पड़ जाता है ईरान, ईरान की नजर भी हमेशा कंधार पे रहती थी। तो मुगलों और ईरान के बीच में कंधार को लेकर चलता रहता था खींचातानी कि भी किस पे रहेगा। तो कंधार हमेशा के लिए इसके नियंत्रण से बाहर निकल गया था इसी के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। 45-46 में इसने मध्य एशिया यानी फरगना के लिए अभियान भेजा था इसने। औरंगजेब तथा मुराद, ये दोनों इसके नालायक बेटे हैं। ठीक है, दोनों के नेतृत्व में इसने अभियान भेजा था। ठीक है, बाबर के बाद दूसरा मुगल शासक जिसने मध्य एशिया पर, पैतृक क्षेत्र से लगाव था इसका। दक्षिण में विस्तार करने के लिए कुछ था नहीं, अधीनता हो गई थी और एक लगाव था। तो बाबर के बाद ये दूसरा मुगल शासक था जिसने फरगना को जीतने की कोशिश, सफलता नहीं मिली थी। राजनीतिक रूप से सारी बातें जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, जो 5-6 बातें बताई। उज्बेकिस्तान प्रमुख विद्रोह में एक बुंदेला विद्रोह हुआ था 1628 में, जुझार सिंह बुंदेला का, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। 32 वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों के विरुद्ध इसने एक अभियान किया था शाहजहां ने। लूटपाट की घटना होती रहती थी। शाही महल के दासियों को पुर्तगालियों ने बंदी बना लिया था। सतगांव और हुगली पर उस समय पुर्तगालियों का नियंत्रण था। तो बंगाल वाले क्षेत्र में इसने अभियान किया था, पुर्तगालियों को सबक सिखाया था इसने, पनिश किया था। एक ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रहेगा सभी को ना। शाहजहां के समय ये 6-7 बातें। पुर्तगालियों का परिचय भी मैं दूंगा। अब जब यूरोपियन कंपनियां पढ़ेंगे तो फिर एक बार विस्तार से पुर्तगाली और सारी कंपनियों का परिचय मैं दूंगा आपको, संभवतः परसों वाली क्लास में, है ना। परसों वाली क्लास में उस परिचय का टाइम आ जाएगा, उसका फिर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, अब शाहजहां का काल जाना जाता है उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक इतिहास में आप इसको मिस नहीं कर सकते। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिको, मुराद, सूजा एवं औरंगजेब। दारा के बारे में इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा वैसे थोड़ा सा। दारा को जैसे लघु अकबर कहा जाता था। दारा विद्वान था, चित्रकला में उसकी रुचि थी। ठीक है, और शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था दारा को। ठीक है, दारा को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। विद्वान शासक था, उसकी चित्रकला में रुचि थी, बहुत सारे उपनिषदों का उसने अनुवाद किया। दारा के जो साहित्य वगैरह हैं वो हमें जानने चाहिए, पढ़े, मतलब नॉलेज में होना चाहिए। औरंगजेब ने दारा की हत्या करा दी थी गद्दी पाने के लिए। ठीक है, दारा, मुराद 4 हो गए आपके। दारा को शाहजहां ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, आगरा में रहता था, और उसकी एक बड़ी बहन थी जहां आरा, वो सपोर्ट करती थी दारा को। ठीक, सूजा जो था बंगाल का सूबेदार था।
ईस्ट इंडिया कंपनी को जब हुगली और ये सब क्षेत्र भी 1651 उसके बाद मिले थे, तो उस समय सूजा ही बंगाल का सूबेदार था। शाहजहां के समय सूजा बंगाल का सूबेदार था, और हरिहरपुर, पिपली, पालासोर, ठीक है, ये सब जो राइट मिलते हैं उस समय सब शाहजहां का शासन था जब कंपनी को। ऐसे बस बता रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे भी कंपनी तब आपके सामने आएगा, तो आप देखोगे अच्छा किसका, किस मुगल बादशाह का शासन था इस समय, तो आप रिलेट कर लोगे उसको। मुराद गुजरात का सूबेदार था, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार, और एक और बहन थी इन लोगों की, रोशन आरा, जो इसके समर्थन में थी, सपोर्टर थी। ठीक है, रोशन आरा और जहां आरा, ये दोनों दिल्ली के यहाँ पास में ही दोनों सड़क, कुछ रोड भी है यहाँ पे पुरानी दिल्ली में भी है ना, रोशन आरा रोड और जहां आरा रोड, अभी रोड भी इनके नाम पे। घटनाक्रम क्या है कि शाहजहां बीमार रहने लगा था, और दारा उसकी सेवा में रहता था वहां पे, दारा को उत्तराधिकारी घोषित कर ही दिया था। सूजा ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। सूजा कहाँ था? बंगाल में। यहां से विरोध की आवाज उठी। 58 में के प्रारंभ में बनारस के नजदीक सुलेमान सिकोह दारा का पुत्र था, उसने सूजा को पराजित कर दिया। तो उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होती है बनारस से। ठीक, आगे देखेंगे मुराद और औरंगजेब में समझौता, दोनों पास पास में थे, ये गुजरात हो गया आपका और ये अहमदनगर हो गया, दोनों में समझौता हो गया, नजदीक भी थे, मिल जाते हैं हम लोग, सत्ता बांट लेंगे आपस में। ठीक, समझौता। दोनों की संयुक्त सेना 1658 में धर्मत के युद्ध में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उज्जैन के पास पड़ेगा धर्मत, धर्मत उज्जैन के नजदीक पड़ेगा, 1658 में। शाही सेना को पराजित कर दिया है, बड़ी बड़ी घटना हो गई। ठीक, ये एक महत्वपूर्ण घटना हो गई, बट फैसला भी नहीं हुआ था, सेना भेजी गई थी। अगला होगा सामूगढ़ की लड़ाई, नेक्स्ट पेज में, आगरा। संयुक्त सेना से दारा सिंह को पराजित, और इसको निर्णायक माना गया सामूगढ़ को। युद्ध के नाम आपको ध्यान रखने हैं, युद्ध के नाम आपको ध्यान रखने हैं, कम से कम धर्ममत और सामूगढ़ के तो नाम आपको याद रखने ही रखने। पहली बार शाही सेना को पराजय, और यह निर्णायक पराजय, दारा पराजित हुआ था इसमें। एक देवराय की भी लड़ाई हुई थी अजमेर के नजदीक, जिसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ, बंदी बना लिया गया, फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक, तो धर्मत और सामूगढ़ दो तो आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिर वो मुराद की भी हत्या कर देगा औरंगजेब, और शासक बन जाएगा। औरंगजेब 1658 से 1707। ठीक, उत्तर पूर्व में अभियान देखेंगे, असम के अहोम शासक के विरुद्ध अभियान। तो इसको समझ लीजिएगा, आप ऐसे मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, और नॉर्थ ईस्ट में दो राज्य थे मध्यकाल में। एक इधर का राज था कामरूप, और बाद में इधर बनेगा एक और राज्य होगा कूच बिहार। ठीक, कामरूप और कूच बिहार। इधर था आपका अहोम। ये लंबे समय तक 13वीं सदी से लेकर के आप देखोगे 18वीं सदी तक, या 14वीं सदी से लगभग 600 वर्षों तक अहोम राज्य रहा है। एक बार जरा इसका हम कालखंड देख लेंगे। वैसे हमने मैगजीन में पढ़ा रखा है, जो मंथली मैगजीन होती है ना, जब आप क्लास देखिएगा तो अहोमों के बारे में विस्तार से किसी मैगजीन में था, तो हमने वहां पढ़ा भी रखा है। तो इधर तक तो अभियान हो जाया करता था, पर जब जब अहोमों पे इतना आसान नहीं था ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके अहोम के क्षेत्र को जीतना। 1671 में एक सराय घाट की लड़ाई हुई थी, जिसको भी बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, उसका उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और अहोम शासकों ने औरंगजेब की सेना को पराजित कर दिया था, जीतने नहीं दिया था। तो चूंकि अब प्रतीकों की तो राजनीति होती है, इतिहास की राजनीति होती है, और इतिहास की रिराइटिंग की बात होती है, इसमें भी होता है कि इतिहास में अहोमों को महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, इस तरह की बात की जाती है ना इतिहास में, प्रायः आप सुनेंगे ना, इसको महत्व नहीं दिया गया है। तो भारत में ना पूरी स्वतंत्रता है इतिहास लिखने की, कोई किसी पे चाहे शोध